CNN, BBC और दुनिया भर के तमाम बड़े समाचार चैनल एक ही सुर में बात कर रहे थे। हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, भारत, वह देश जिसे पश्चिमी दुनिया ने हमेशा एक अलग नजरिए से देखा। एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सिर्फ भीड़ है, शोर है और गरीबी है। लेकिन आज स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही थीं, वे कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह अब सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं रह गया था, बल्कि उम्मीद की एक नई किरण बन चुका था। हजारों लोग वहां पहुंच रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के होठों पर प्रार्थनाएं थीं। वे सभी सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, बस हमें भारत जाने दो। हवाई जहाज के टिकटों के दाम 10 गुना बढ़ चुके थे, फिर भी लोगों को कोई परवाह नहीं थी। यूरोप और अमेरिका के लोग अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके भारत का एक टिकट खरीदना चाहते थे। उनका कहना था कि यह अब पर्यटन की बात नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का सवाल है, यह उम्मीद की बात है। और इसी भारी भीड़ के बीच लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर खड़ा था एक बूढ़ा प्रोफेसर। नाम था विलियम हैरिस। मैं विलियम हैरिस हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का प्रोफेसर। मेरे बाल सफेद हो चुके हैं और पिछले 40 सालों से मैंने सिर्फ एक ही विषय पर शोध किया है, और वह विषय था विकासशील देशों की अव्यवस्था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यह साबित करने में लगा दी कि भारत जैसा देश कभी भी व्यवस्थित नहीं हो। मैंने हमेशा यही कहा, मेरी किताबों में, मेरे व्याख्यानों में मैंने हमेशा यही कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश सुरक्षित नहीं हो सकता। जहां इतने धर्म हों, इतनी भाषाएं हों, वहां शांति असंभव है। मैंने लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस की व्यवस्थाओं की तारीफ की और हमेशा अपने छात्रों को बताया कि सभ्यता का असली मतलब क्या होता है। मेरा मानना था कि भारत की सुरक्षा और वहां की संस्कृति के बारे में जो बातें कही जाती हैं, वे सब झूठ हैं, एक भ्रम है। और अपने इसी विश्वास को पुख्ता करने के लिए, अपनी ही थ्योरी को सही साबित करने के लिए, मैंने फैसला किया कि मैं खुद वहां जाऊंगा। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि जिसे आप उभरती हुई शक्ति कहते हैं, वह असल में ताश का महल है जो कभी भी गिर सकता है। मैंने अपना सूटकेस पैक किया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर था। वही डर जो पश्चिमी मीडिया ने हमारे दिमाग में भरा था। बीमारी का डर, चोरी का डर, भीड़ का डर। लेकिन जो मैं नहीं जानता था वह यह था कि यह यात्रा मेरे 40 साल के ज्ञान को मिट्टी में मिलाने वाली थी। यह यात्रा मुझे यह सिखाने वाली थी कि किताबों में लिखा ज्ञान और जमीन की सच्चाई में कितना फर्क होता है। और सबसे बड़ी बात, यह यात्रा मुझे एक ऐसा इंसान बनाने वाली थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप भी भारत की इस मिट्टी से प्यार करते हैं तो गहरे मन से जुड़िएगा इस सफर में। लंदन में सुबह के 6 बज रहे थे जब मैंने टीवी ऑन किया। समाचार एंकर चिल्ला रहा था, भारत के अस्पतालों में दुनिया भर से मरीज पहुंच रहे हैं। भारत की तकनीक ने दुनिया को चौंका दिया है। बेंगलोर और हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कतार में खड़ी हैं। मैंने अपने सहायक को फोन किया। मैंने उससे कहा कि क्या यह सब कोई मजाक है या कोई प्रोपेगेंडा है। मेरे सहायक, जिसका नाम पीटर था, उसने धीमी आवाज में कहा, सर, यह सच है। मेरी खुद की बहन इलाज के लिए भारत जा रही है। उसे जो बीमारी है उसका इलाज यहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया है, लेकिन भारत के डॉक्टरों ने उम्मीद दी है। मैं चुप रह गया। सुरक्षा? मैंने पूछा। पीटर ने कहा, सर, लोग कह रहे हैं कि वहां की सड़कों पर रात में भी चलना लंदन से ज्यादा सुरक्षित है। यह सुनकर मैं हंस पड़ा। यह हो ही नहीं सकता। मैंने इंटरनेट खोला। मैंने सोचा कि मैं खुद देखूंगा। हजारों वीडियो थे। कोई कह रहा था कि भारत में उनका खोया हुआ बटुआ पुलिस ने वापस किया। कोई बता रहा था कि कैसे वहां के अनजान लोगों ने मुसीबत में मदद की। यह सब मुझे प्रायोजित लग रहा था, मार्केटिंग का खेल लग रहा था। मैंने तय किया कि मैं इस झूठ का पर्दाफाश करूंगा। मैंने अपनी नई थीसिस का शीर्षक भी सोच लिया था, भारत का भ्रम, एक खोखली सच्चाई। टिकट मिलना मुश्किल था। लंदन से दिल्ली की सीधी उड़ानें पूरी तरह भरी हुई थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक पूरी दुनिया भारत क्यों जाना चाहती है। बहुत मुश्किल से अपनी यूनिवर्सिटी के प्रभाव का इस्तेमाल करके मुझे एक सीट मिली। जब मैं हवाई जहाज में चढ़ा तो मेरे बगल में एक जर्मन व्यक्ति बैठा था। उसकी उम्र यही कोई 50 साल होगी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उससे पूछा, आप भी भारत जा रहे हैं? क्या आप पर्यटक हैं? उसने मेरी तरफ देखा
और अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली, एक छोटी बच्ची की तस्वीर। यह मेरी बेटी है, उसने कहा। उसे एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। बर्लिन और म्यूनिक के बड़े बड़े अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि उसे घर ले जाओ और सेवा करो, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर मुझे इंटरनेट पर भारत के एक अस्पताल के बारे में पता चला। मैंने उनसे संपर्क किया। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह नहीं कहा कि कितने पैसे लगेंगे। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि आप बच्ची को लेकर आइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। उनके शब्दों में जो अपनापन था, जो विश्वास था, वह मैंने यूरोप के किसी डॉक्टर में नहीं देखा। इसलिए मैं जा रहा हूं। भारत मेरी आखिरी उम्मीद है। उसकी बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। क्या वाकई? क्या भारत अब दुनिया की आखिरी उम्मीद बन रहा है? मैंने खिड़की से बाहर देखा। नीचे बादलों का समुद्र था। मुझे लगा कि यह आदमी भावुकता में बह रहा है। हकीकत वहां पहुंचकर पता चलेगी। लगभग 9 घंटे की उड़ान के बाद कैप्टन ने घोषणा की कि हम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं। मेरे दिमाग में पुरानी तस्वीरें थीं। गंदे फर्श, भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, पसीने की बदबू और सामान चोरी होने का डर। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। यह मेरी पुरानी आदत थी। दुनिया के किसी भी बड़े शहर के हवाई अड्डे पर आपको सावधान रहना पड़ता है। पेरिस में मेरा फोन चोरी हुआ था, न्यूयॉर्क में मेरा पर्स, तो भारत में तो यह होना ही था। जहाज लैंड हुआ, मैं बाहर निकला और जैसे ही मैंने टर्मिनल 3 के अंदर कदम रखा, मेरे कदम रुक गए। क्या मैं सही जगह आया हूं? सामने एक विशाल चमचमाता हुआ हॉल था। फर्श इतना साफ था कि आप अपना चेहरा देख सकें। दीवारों पर भारत की संस्कृति को दर्शाती हुई खूबसूरत कलाकृतियां थीं। भगवान बुद्ध की शांत मुद्रा, सूर्य नमस्कार के आसन और सबसे बड़ी बात, वहां एक अजीब सी शांति थी। हजारों लोग थे, लेकिन कोई शोर नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। मैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ा। वहां लंबी लाइन थी। मैंने सोचा अब शुरू होगा इंतजार, घंटों लगेंगे। तभी मैंने देखा कि कुछ लोग एक अलग गेट से जा रहे हैं। वे बस एक मशीन के सामने अपना चेहरा दिखाते और गेट खुल जाता। कोई कागज नहीं, कोई पासपोर्ट की जांच नहीं, कोई लाइन नहीं। मैंने एक कर्मचारी से पूछा, ये क्या है? क्या ये वीआईपी हैं? वह कर्मचारी मुस्कुराया और बहुत ही विनम्रता से बोला, नहीं सर, यह डिजी यात्रा है। चेहरा ही आपका पहचान पत्र है। यह भारत की तकनीक है, दुनिया में सबसे तेज। मैं हैरान था। लंदन में हमें अभी भी घंटों लाइन में लगना पड़ता है। जूते उतारो, बेल्ट उतारो, लैपटॉप निकालो, और यहां एक विकासशील देश में इतना उन्नत सिस्टम। यह मेरा पहला झटका था। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही मुझे लगा कि अब असली भारत दिखेगा। अब ठग मिलेंगे, टैक्सी वाले मुझे लूटने की कोशिश करेंगे। मैं बाहर आया। वहां प्रीपेड टैक्सी का काउंटर था, लेकिन मैंने उबर बुक करने की कोशिश की। तभी मेरी नजर एक बुजुर्ग टैक्सी वाले पर पड़ी। उसकी दाढ़ी सफेद थी और उसने एक साधारण कुर्ता पहना था। उसने मेरे पास आकर पूछा, कहां जाना है साहब? मैंने डरते हुए अपने होटल का नाम बताया जो कनॉट प्लेस में था। मैंने सोचा यह मुझसे 10 गुना किराया मांगेगा। वह मुस्कुराया और बोला, साहब आप मीटर से चलिए, या जो ऐप में दिखा रहा है वही दे देना। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह कोई चाल है? मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी पुरानी थी लेकिन साफ थी। डैशबोर्ड पर अगरबत्ती जल रही थी और एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। रास्ते में मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने पूछा, काका यहां तो बहुत गरीबी होगी, बहुत चोरियां होती होंगी? उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, साहब गरीब हैं हम, लेकिन बेईमान नहीं। हमारे देश में अतिथि को भगवान मानते हैं। चोरी करके पेट भर भी लिया तो आत्मा भूखी रह जाएगी। उसकी बातों में इतना वजन था कि मैं चुप हो गया। हम होटल पहुंचे। मैंने उसे पैसे दिए। उसने पैसे लिए, माथे से लगाए और मुझे एक सलाम किया। कोई बख्शीश नहीं मांगी, कोई ज्यादा पैसे की मांग नहीं। जब मैं होटल के कमरे में पहुंचा तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्या मेरा 40 साल का शोध गलत दिशा में था? अगली सुबह मैं दिल्ली की सड़कों पर निकला। मुझे भूख लगी थी। मैंने सोचा किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे एक सड़क किनारे ठेला दिखाई दिया। वहां एक महिला छोले भटूरे बेच रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं खोक और अरहम अबिकतर गया। भीड़ लगी थी। स्कूल के बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग, मजदूर सब एक साथ खड़े होकर खा रहे थे। मैंने भी एक प्लेट मांगी। खाना अद्भुत था। ऐसा स्वाद मैंने दुनिया के किसी महंगे होटल में नहीं चखा था। जब पैसे देने की बारी आई, संवाद हो,
संवाद हो ऐसा। तो मैंने अपनी जेब से पाउंड निकाले। मुझे याद आया कि मैंने करेंसी एक्सचेंज तो कराया ही नहीं, मेरे पास भारतीय रुपये नहीं थे। मैं घबरा गया। अब यह महिला चिल्लाएगी, अब तमाशा होगा। मैंने टूटी फूटी भाषा में समझाने की कोशिश की। तभी उस साधारण सी दिखने वाली महिला ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटा सा कार्ड निकाला जिस पर एक काला और सफेद कोड बना था। उसने कहा, कोई बात नहीं साहब, यूपीआई कर दो या किसी दोस्त से करवा दो। मैं सुन्न रह गया। यूपीआई? सड़क किनारे ठेला लगाने वाली यह महिला डिजिटल पेमेंट जानती है? मैंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। लंदन में आज भी कई दुकानों पर कार्ड मशीन काम नहीं करती और यहां भारत की सड़कों पर डिजिटल क्रांति नाच रही थी। पास ही खड़े एक कॉलेज के छात्र ने मेरी परेशानी देखी। उसने कहा, अंकल मैं पेमेंट कर देता हूं, आप मुझे बाद में दे देना। उसने अपना फोन निकाला, कैमरा ऑन किया। 1 सेकंड में एक आवाज आई, पेमेंट सफल हुआ। यह जादू था। यह सिर्फ तकनीक नहीं थी, यह भरोसे की तकनीक थी। मैंने उस लड़के से पूछा, तुम मुझे नहीं जानते, तुमने मेरे लिए पैसे क्यों दिए? वह हंसा, अरे अंकल यह भारत है, यहां हम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। आप हमारे मेहमान हैं और वैसे भी यह डिजिटल इंडिया है, यहां सब कुछ आसान है। उस दिन मैंने अपनी डायरी में पहली बार कुछ सकारात्मक लिखा। मैंने लिखा, भारत वह नहीं है जो बीबीसी दिखाता है, भारत वह है जो अपनी जड़ों से जुड़ा है लेकिन जिसकी शाखाएं भविष्य को छू रही हैं। लेकिन मेरे अंदर का आलोचक अभी भी जिंदा था। मैंने सोचा, यह सब तो शहरों की बात है, असली परीक्षा तो तब होगी जब मैं इनकी ईमानदारी की परीक्षा लूंगा। मैंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो अगर लंदन या न्यूयॉर्क में अपनाई जाती तो मेरा नुकसान होना तय था। मैं देखना चाहता था कि क्या वाकई इस देश की आत्मा उतनी ही पवित्र है जितना ये दावा करते हैं, या यह सब सिर्फ एक दिखावा है। मैंने तय किया कि मैं जानबूझकर अपना सबसे कीमती सामान भीड़ भाड़ वाली जगह पर छोड़ दूंगा। मेरा मैकबुक प्रो जिसमें मेरा सारा डेटा था और मेरा वॉलेट जिसमें अच्छी खासी रकम थी। मैं मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ने वाला था। सुना था मुंबई की लोकल ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां से बेहतर जगह क्या होगी, यह साबित करने के लिए कि भीड़ का मतलब अपराध होता है। मैं मुंबई पहुंचा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, एक ऐतिहासिक इमारत। वहां की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। हजारों सिर, हजारों लोग, सब भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मानवीय सुनामी आ गई हो। मैंने सोचा, बस यही वह जगह है, यहां मेरा सामान 1 मिनट में गायब हो जाएगा। मैं एक लोकल ट्रेन में चढ़ा। धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई गुस्सा नहीं कर रहा था। लोग एक दूसरे को समायोजित कर रहे थे। थोड़ा खिसको भाई, यह शब्द बार बार सुनाई दे रहा था। मैंने अपनी सीट के नीचे अपना लैपटॉप बैग रखा और जैसे ही स्टेशन आया मैं जानबूझकर बिना बैग लिए उतर गया। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर देखने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह एक बड़ा जोखिम था। ट्रेन चल पड़ी, मेरा बैग जा चुका था। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बीते। मैंने सोचा, गया, अब वह बैग कभी नहीं मिलेगा। मेरा सिद्धांत सही साबित हुआ। भीड़ मतलब अराजकता, भीड़ मतलब अपराध। मैं स्टेशन से बाहर जाने ही वाला था कि तभी भीड़ को चीरते हुए एक आवाज आई, ए अंकल, ए विदेशी बाबू। मैं पलटा। एक आदमी जिसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, जो शायद कोई मजदूर या डब्बा वाला था, वह मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसके हाथ में मेरा लैपटॉप बैग था। वह मेरे पास आया, हाफ रहा था। उसने बैग मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, साहब आप यह ट्रेन में भूल गए थे। मैंने देखा तो तुरंत अगली बोगी से कूदकर वापस आया। संभाल कर रखिए, बहुत कीमती लग रहा है। मैं पत्थर की मूरत बन गया। मैंने कांपते हाथों से बैग लिया। मैंने अपना वॉलेट निकाला और उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की। यह आदमी गरीब लग रहा था, इसे पैसों की जरूरत होगी। उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। नहीं साहब, इसके लिए नहीं किया। अगर मैं यह रखा लेता तो मेरा भगवान मुझे क्या जवाब देता। हम गरीब जरूर हैं साहब, लेकिन हमारी नीयत गरीब नहीं है। जय हिंद। वह इतना कहकर भीड़ में गायब हो गया। मैं वहां खड़ा रहा, अकेला, शर्मिंदा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने लंदन में देखा है कि कैसे लोग गिरे हुए इंसान को उठाकर उसका पर्स निकाल लेते हैं, और यहां एक आदमी ने अपनी दिहाड़ी छोड़कर, अपनी ट्रेन छोड़कर मेरा सामान लौटाया। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि यह उसका धर्म था।
धर्म वह नहीं जो मंदिरों में होता है, बल्कि वह जो इंसानियत में होता है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुंबई के ताज होटल की खिड़की से मैं समुद्र को देख रहा था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। हम पश्चिम के लोग खुद को सभ्य कहते हैं क्योंकि हमारे पास साफ सड़कें और कड़े कानून हैं, लेकिन क्या हम अंदर से सभ्य को कान हैं? भारत के पास शायद अभी वैसी सड़कें हर जगह न हो, लेकिन इनके लोगों के पास जो दिल है वह दुनिया के किसी भी सुपर पावर के पास नहीं है। अगले दिन मैंने भारत की चिकित्सा व्यवस्था को परखने का फैसला किया। मुझे उस जर्मन पिता की याद आई जो फ्लाइट में मिला था। मैंने पता लगाया कि वह किस अस्पताल में है। जब मैं वहां पहुंचा तो वह अस्पताल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लग रहा था, लेकिन फर्क यह था कि वहां अमीर और गरीब दोनों का इलाज हो रहा था। मैं रिसेप्शन पर गया और वहां का सिस्टम समझने की कोशिश की। मुझे पता चला कि भारत सरकार की योजनाओं के तहत गरीबों का इलाज लगभग मुफ्त होता है, और जो तकनीक वे इस्तेमाल कर रहे थे, रोबोटिक सर्जरी, एआई डायग्नोस्टिक्स, वह ऑक्सफोर्ड के अस्पतालों को टक्कर दे रही थी। मैंने उस जर्मन व्यक्ति को ढूंढ लिया। वह वेटिंग रूम में बैठा था। उसके चेहरे पर अब वह थकान नहीं थी जो फ्लाइट में थी। उसने मुझे देखा और दौड़कर मेरे गले लग गया। प्रोफेसर, उसने कहा, चमत्कार हो गया। मेरी बेटी का ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने कहा वह अब जी सकेगी। और पता है पूरा खर्चा कितना आया? जितना जर्मनी में सिर्फ कंसल्टेशन का लगता है उससे भी कम। यह देश महान है। इन डॉक्टरों के हाथों में जादू है। मैंने वहां के एक डॉक्टर से बात की। मैंने पूछा, आप लोग इतना सस्ता इलाज कैसे करते हैं? क्या आप गुणवत्ता से समझौता करते हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस्टर हैरिस, हमारे लिए चिकित्सा एक व्यवसाय नहीं, एक सेवा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, सर्वे संतु निरामया, सभी रोग मुक्त हों। हम तकनीक का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए करते हैं। भारत दुनिया की फार्मेसी है। हम दुनिया को सस्ती दवाइयां देते हैं ताकि अफ्रीका का कोई गरीब बच्चा सिर्फ इसलिए न मर जाए क्योंकि उसके पास अमेरिकी दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं। उस डॉक्टर की बातों में जो गर्व था, उसने मुझे छोटा महसूस कराया। हम पश्चिमी देश पेटेंट और कॉपीराइट की लड़ाई लड़ते हैं और भारत मानवता की लड़ाई लड़ रहा है। दिन का उजाला तो फिर भी भरोसा दे देता है, लेकिन असली परीक्षा तो रात के अंधेरे में होती है। लंदन में जब सूरज ढल जाता है तो शहर का चरित्र बदल जाता है। जिन पार्कों में दिन में बच्चे खेलते हैं, रात में वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। मेरे जैसे बूढ़े प्रोफेसर के लिए रात का लंदन एक चेतावनी की तरह होता है। और भारत, पश्चिमी मीडिया की सुर्खियों ने मेरे दिमाग में यह बात बैठा दी थी कि भारत में रात का मतलब है खतरा, खास तौर पर महिलाओं के लिए। दिल्ली को तो वे रेप कैपिटल कहते थे। मेरे दोस्तों ने मुझे चेतावनी दी थी, विलियम, सूरज ढलने के बाद होटल से बाहर मत निकलना। वहां कोई नियम नहीं है, सिर्फ जंगल का कानून है। लेकिन सत्य की खोज एक ऐसा नशा है जो डर पर भारी पड़ जाता है। मैंने तय किया कि मैं उस डर का सामना करूंगा। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली सो रही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैंने अपने होटल के गार्ड से कहा कि मैं टहलने जा रहा हूं। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, शायद सोच रहा होगा कि यह पागल विदेशी इस समय कहां जाएगा। मैं कनॉट प्लेस की तरफ पैदल निकल पड़ा। सड़कें खाली थीं। पीली स्ट्रीट लाइटें एक रहस्यमयी माहौल बना रही थीं। हर आहट पर मेरा दिल जोर से धड़कता। मुझे लगा कि किसी अंधेरे कोने से कोई निकलेगा, मेरे गले पर चाकू रखेगा और सब कुछ लूट लेगा। लंदन के ईस्ट एंड में मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका था, तो यहां क्यों नहीं होगा? तभी मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैं थोड़ा तेज चलने लगा। आगे एक संकरी गली थी, वहां थोड़ा अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि उस गली से एक आकृति मेरी तरफ आ रही है। मेरा गला सूख गया। क्या यह कोई गैंगस्टर है? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन जैसे ही वह आकृति रोशनी में आई, मैं हैरान रह गया। वह कोई गैंगस्टर नहीं था, वह एक लड़की थी। मुश्किल से 24-25 साल की होगी। उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी और कानों में बड़े हेडफोन लगे थे। वह बेफिक्र होकर चल रही थी, जैसे यह उसके घर का आंगन हो। उसके हाथ में फोन था और वह शायद किसी से बात कर रही थी या गाने सुन रही थी। मैं रुक गया। लंदन में रात के 2 बजे एक अकेली लड़की का इस तरह सुनसान सड़क पर चलना लगभग असंभव है। हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं, डरो, छुपो, घर जल्दी आ जाओ। और यहां दुनिया के तथाकथित असुरक्षित शहर में यह लड़की इतनी निडर। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरी,
उसने मुझे देखा। शायद मेरे चेहरे पर घबराहट थी। उसने अपने हेडफोन हटाए और बहुत ही सहजता से पूछा, सब ठीक है अंकल? आप खो गए हैं क्या? उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि चिंता थी। मेरे लिए चिंता। मैंने हकलाते हुए कहा, नहीं, मैं बस टहल रहा हूं। लेकिन बेटा, तुम इतनी रात गए, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वह हंसी, एक बहुत ही आत्मविश्वास भरी हंसी। उसने कहा, डर क्यों लगेगा अंकल? यह मेरा शहर है। मेरी शिफ्ट अभी खत्म हुई है, घर जा रही हूं। यहां हर नुक्कड़ पर कोई ना कोई जाग रहा होता है। यह दिल्ली है। यह शहर सोता नहीं है, यह बस अपनी आंखें मूंदता है। फिर उसने एक तरफ इशारा किया, और वैसे भी देखिए, वहां पीसीआर वैन खड़ी है। मैंने उस दिशा में देखा। एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। 2 पुलिस वाले बाहर खड़े चाय पी रहे थे। पश्चिमी देशों में पुलिस को देखकर हम अक्सर घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां पुलिस का मतलब है सवाल जवाब, आईडी कार्ड की जांच। लेकिन यहां का नजारा कुछ और था। मैंने देखा कि एक रिक्शा वाला, जो शायद बहुत थका हुआ था, पुलिस वालों के पास गया। क्या वह शिकायत करने गया था? नहीं। मैंने देखा कि एक पुलिस वाला अपनी थर्मस से उस रिक्शा वाले को चाय दे रहा था। वे हंस रहे थे, बात कर रहे थे। एक वर्दीधारी और एक गरीब मजदूर रात के अंधेरे में दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। लड़की मुझे गुड नाइट बोलकर आगे बढ़ गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वह ओझल नहीं हो गई। मेरे दिमाग का एक और बैरियर टूट गया था। यह वह भारत नहीं था जो मैंने टीवी पर देखा था। यह एक ऐसा समाज था जहां कानून का डर नहीं, बल्कि आपसी विश्वास का पहरा था। मैं आगे बढ़ा। मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। ढोल की आवाज। रात के 2:30 बजे। क्या कोई उत्सव है? मैं आवाज की दिशा में बढ़ा। मैं एक भव्य इमारत के पास पहुंचा। वह एक गुरुद्वारा था, बंगला साहिब। सोने का गुंबद रात की रोशनी में चमक रहा था। लेकिन जो चीज मुझे अंदर खींच ले गई वह सोना नहीं था। वह थी वहां से आ रही खाने की खुशबू। मैंने देखा कि सैकड़ों लोग लाइन में लगे हैं। क्या यह कोई दंगा है? क्या ये भूखे लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं? मैंने करीब जाकर देखा। वहां कोई लड़ाई नहीं थी, वहां सिर्फ सेवा थी। मैंने देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरने वाले अमीर लोग और फटे हुए कपड़े पहने भिखारी सब एक ही लाइन में खड़े थे। कोई वीआईपी गेट नहीं था। अंदर जाकर जो मैंने देखा, उसने मेरी रूह को झकझोर दिया। विशाल हॉल में हजारों लोग जमीन पर बैठे थे, और उन्हें खाना परोसने वाले कौन थे? कोई वेटर नहीं, वे आम लोग थे। मैंने एक सूट बूट पहने आदमी को देखा जो अपनी टाई उतारकर लोगों को रोटियां बांट रहा था। एक छोटी बच्ची पानी का गिलास लेकर दौड़ रही थी। मैंने पास खड़े एक सरदार जी से पूछा, यह क्या हो रहा है? इतना खाना कौन स्पॉन्सर कर रहा है? सरदार जी मुस्कुराए। उनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में एक दिव्य चमक थी। उन्होंने कहा, गोरे साहब, यह लंगर है। गुरु नानक देव जी का घर है। यहां कोई स्पॉन्सर नहीं होता। यह सब संगत का है। कोई आटा लाता है, कोई दाल लाता है, कोई अपनी मेहनत देता है। हमारे गुरु ने कहा था, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। बस वही हुक्म बजा रहे हैं। उन्होंने मेरे हाथ में एक थाली थमा दी। आओ जी, चखो, यह प्रसाद है। मैं कतार में बैठ गया। मेरे एक तरफ एक रिक्शा वाला था और दूसरी तरफ शायद कोई बड़ा व्यापारी। लेकिन उस पल, उस जमीन पर हम सब सिर्फ इंसान थे। जब मेरी थाली में गर्म दाल और रोटी आई तो मेरी आंखों से आंसू टपककर उस रोटी पर गिर गए। लंदन में हम चैरिटी करते हैं। हम पुराने कपड़े देते हैं, कुछ पाउंड दान करते हैं और फिर अपनी बड़ी पार्टियों में उसकी शेखी बघरते हैं कि हमने कितना दान किया। हम देने वाले होते हैं और गरीब लेने वाला। वहां एक अहंकार होता है। लेकिन यहां देने वाला हाथ जोड़कर दे रहा था, जैसे वह लेने वाले का एहसान मान रहा हो कि उसने सेवा का मौका दिया। इसे चैरिटी नहीं कहते, इसे सेवा कहते हैं। यह शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका भाव पश्चिमी दुनिया की समझ से परे है। खाना खाने के बाद मैं बर्तन धोने वाली जगह गया। मैंने सोचा वहां मशीनें होंगी, लेकिन वहां का नजारा और भी अद्भुत था। सैकड़ों लोग, जिनमें बड़े बड़े घरों की महिलाएं भी थीं, अपने हाथों से दूसरों के झूठे बर्तन धो रही थीं, ठंडे पानी में, रात के 3 बजे। क्यों? क्या मजबूरी थी? नहीं, यह उनकी आत्मा की खुराक थी। मैं भी वहां बैठ गया और एक बर्तन धोने लगा। पानी ठंडा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी थी। मेरे 40 साल के अकादमिक जीवन में मैंने समाज शास्त्र की हजारों किताबें पढ़ी थीं। मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, सब ने समाज की संरचना समझाई थी, लेकिन किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि एक समाज ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ प्यार और सेवा के धागे से बंधा हो।
जब मैं गुरुद्वारे से बाहर निकला तो सुबह के 4 बज रहे थे। अजान की आवाज गूंजने लगी थी और साथ ही मंदिर की घंटियां भी बज रही थीं। एक ही हवा में 2 अलग अलग प्रार्थनाएं घुल रही थीं और कोई विरोधाभास नहीं था, सिर्फ एक सुर था, ईश्वर एक है। होटल लौटते समय मैंने सड़क के किनारे एक अजीब दृश्य देखा। एक पेड़ के नीचे कुछ किताबें रखी थीं और एक ब्लैक बोर्ड टंगा था। वहां कोई स्कूल नहीं था, बस फुटपाथ था। मैंने करीब जाकर देखा, वहां लिखा था, सड़क वाला स्कूल, शिक्षा सबका अधिकार है। वहां एक नौजवान लड़का जो शायद खुद कॉलेज का छात्र होगा, सुबह सुबह अखबार बांटने वाले बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चे अपनी साइकिलें खड़ी करके ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। मैं रुका। मैंने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम यह क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो सोचना चाहिए या अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। उसने अपनी किताब से नजर हटाई। उसकी आंखों में नींद थी लेकिन सपना बड़ा था। उसने कहा, सर, कलाम ने कहा था कि सपना वह नहीं जो नींद में आए, सपना वह है जो सोने न दे। मेरा सपना है कि मेरा देश फिर से विश्व गुरु बने और वह तभी होगा जब ये बच्चे पढ़ेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है स्कूल खोलने के, लेकिन मेरे पास ज्ञान है, मैं वही बांट रहा हूं। विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर, यह शब्द मैंने पहले भी सुना था, लेकिन हमेशा एक राजनीतिक नारे के रूप में। लेकिन आज इस फुटपाथ पर सुबह के 4 बजे मुझे इस शब्द का असली वजन महसूस हुआ। यह देश किसी सरकार या नेता के भरोसे नहीं चल रहा था। यह देश चल रहा था उस लड़की के भरोसे जो रात को निडर होकर काम करती है, उस सरदार जी के भरोसे जो भूखों को खिलाते हैं, और उस लड़के के भरोसे जो फुटपाथ पर भविष्य का निर्माण कर रहा था। मैं होटल के कमरे में लौटा, लेकिन मैं वह इंसान नहीं था जो कुछ घंटे पहले यहां से निकला था। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी, झुर्रियों वाला चेहरा, थकी हुई आंखें, लेकिन उन आंखों में अब वह संदेह नहीं था, वह नफरत नहीं थी जो दशकों से मेरे अंदर पल रही थी। मैंने अपना लैपटॉप खोला। मेरी पुरानी थीसिस की फाइल स्क्रीन पर थी। शीर्षक था, भारत, एक असफल सभ्यता। मैंने कर्सर को डिलीट बटन पर ले गया। मेरी उंगली कांप रही थी। यह मेरे जीवन भर की मेहनत थी, लेकिन यह झूठ थी और एक शिक्षक का धर्म होता है सत्य बोलना, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो या चाहे वह उसके खुद के अतीत को गलत साबित क्यों ना कर दे। मैंने बटन दबाया, फाइल डिलीट हो गई। एक बोझ मेरे सीने से उतर गया। मैंने एक नई फाइल खोली और नया शीर्षक टाइप किया, भारत, मानवता का अंतिम गढ़। लेकिन मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने शहरों की चमक देख ली थी, मैंने लोगों की दयालुता देख ली थी, लेकिन एक सवाल अभी भी मुझे परेशान कर रहा था। क्या यह सब सिर्फ एक सतह है? क्या भारत की आत्मा, उसके गांव भी इतने ही पवित्र हैं? या वहां अभी भी वह अंधकार है जिसके बारे में हम सुनते हैं, जातिवाद, अंधविश्वास, पिछड़ापन? मुझे लगा कि अब मुझे दिल्ली और मुंबई के आराम से बाहर निकलना होगा। मुझे भारत के उस हिस्से में जाना होगा जहां असली भारत बसता है, गांवों में। क्या वहां भी मुझे यूपीआई मिलेगा? क्या वहां भी मुझे सुरक्षा मिलेगी? या वहां मेरा सामना उस भारत से होगा जिससे मैं अब तक डरता आया था? मैंने अपना बैग पैक किया। इस बार मैंने कोई टैक्सी या फ्लाइट नहीं ली। मैंने तय किया कि मैं वही करूंगा जो यहां का आम आदमी करता है। मैं बस लूंगा एक साधारण सरकारी बस और मैं जाऊंगा किसी ऐसे गांव में जिसका नाम गूगल मैप्स पर भी मुश्किल से मिलता हो। बस स्टैंड पर भीड़ थी, धूल उड़ रही थी, शोर था, और उसी शोर के बीच एक आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। एक बूढ़ी अम्मा जिसके कपड़े फटे हुए थे, वह एक थैले में कुछ बेच रही थी। वह मेरे पास आई। बाबूजी, पानी ले लो। मैंने उससे पानी की बोतल खरीदी। जब मैंने पैसे देने के लिए अपना बटुआ निकाला तो मेरे हाथ से एक सिक्का गिर गया। वह सिक्का नाली की तरफ लुढ़का। मैंने सोचा, छोड़ो, एक सिक्का ही तो है। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने जो किया, उसने मुझे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने वह सिक्का उठाया, उसे अपने पल्लू से पोंछा, उसे माथे से लगाया और फिर नाली के पास एक साफ जगह पर रख दिया। आपने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? मैंने पूछा। यह मेरा नहीं है बाबूजी, उसने कहा, और लक्ष्मी को नाली में नहीं छोड़ते, किसी जरूरतमंद के काम आएगा। गरीबी थी लेकिन लालच नहीं था। उस एक पल ने मुझे बता दिया कि गांव का सफर मेरे लिए कितना बड़ा सबक होने वाला है। मैं बस में चढ़ा, खिड़की वाली सीट पर बैठा। बस का इंजन एक दहाड़ के साथ शुरू हुआ। हम शहर की सीमाओं को पीछे छोड़ रहे थे। गगनचुंबी इमारतें पीछे छूट रही थीं और सामने थे हरे भरे खेत।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले पड़ाव पर मेरा सामना सिर्फ अच्छाई से नहीं बल्कि एक ऐसी घटना से होने वाला था जो मेरे रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी घटना जो साबित करेगी कि भारत की असली ताकत उसकी तकनीक नहीं, उसके संस्कार हैं। बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। बस रुक गई। सामने कुछ लोग लाठियां लेकर खड़े थे। डाकू, लुटेरे। बस में सन्नाटा छा गया। महिलाओं ने अपने बच्चों को भींच लिया। मेरे माथे पर पसीना आ गया। क्या मेरा डर सही साबित होने वाला था? क्या अब मेरी कहानी का दुखद अंत होगा? मेरी सांसें अटक गई थीं। बस के सामने लाठियां लिए खड़े उन लोगों को देखकर मेरे दिमाग में पश्चिमी मीडिया की सारी डरावनी कहानियां गूंजने लगीं। क्या ये डकैत हैं? क्या ये सांप्रदायिक दंगाई हैं? बस में सन्नाटा छा गया था। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने अपनी सीट के नीचे झुकने की कोशिश की। तभी उनमें से एक आदमी बस के अंदर चढ़ा। उसका चेहरा धूप से जला हुआ था, बड़ी मूंछें थीं और हाथ में एक बड़ी बाल्टी थी। और उसके पीछे एक और आदमी चढ़ा जिसके हाथ में स्टील के गिलास थे। ठंडा पानी पी लो भाई साहब, बहुत गर्मी है, उस आदमी ने ऊंची आवाज में कहा। मैं सन्न रह गया। क्या पानी? मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वे लोग बस को रोकने के लिए लाठियां नहीं हिला रहे थे, वे इशारा कर रहे थे। और सड़क के किनारे एक बड़ा स्टॉल लगा था। वहां बड़े बड़े पतीलों में गुलाबी रंग का शरबत भरा था। वे डकैत नहीं थे, वे सेवक थे। यह छबील थी, उत्तर भारत की एक परंपरा। गर्मियों में लोग सड़कों पर खड़े होकर राहगीरों को रोकते हैं, लूटने के लिए नहीं बल्कि उन्हें ठंडा मीठा पानी पिलाने के लिए, मुफ्त में, बिना किसी स्वार्थ के। वह आदमी मेरे पास आया। बाबूजी, आप तो विलायती लगते हो, लो रूह अफजा वाला दूध पियो, कलेजे को ठंडक मिलेगी। उसने स्टील का एक बड़ा गिलास भरकर मेरी ओर बढ़ाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि शर्म से। एक पल पहले मैं इन्हें हथियारा समझ रहा था और ये मुझे देवता मानकर सेवा कर रहे थे। मैंने वह गिलास लिया। वह शरबत सिर्फ मीठा नहीं था, उसमें प्यार घुला था। वह मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट पेय था। जब मैंने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं बाबूजी, यह सेवा है, गुरु का लंगर है, इसे बेचा नहीं जाता, बस दुआ दे देना। बस फिर से चल पड़ी। लेकिन मेरे अंदर का वह डरा हुआ अंग्रेज प्रोफेसर वहीं उस सड़क पर मर गया था। अब जो बचा था वह एक जिज्ञासु छात्र था जो इस देश को समझना चाहता था। कुछ घंटों बाद बस मुझे एक छोटे से कस्बे में उतार कर चली गई। वहां से मुझे एक गांव के अंदर जाना था। मैंने सुना था कि भारत के गांव पिछड़े होते हैं, वहां बिजली नहीं होती, सड़कें नहीं होती, लोग अनपढ़ होते हैं। मैं पगडंडी के रास्ते आगे बढ़ा। चारों तरफ हरियाली थी, सरसों के पीले फूल हवा में झूल रहे थे। वह दृश्य इतना सुंदर था कि कोई भी कैमरा उसे कैद नहीं कर सकता। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़ी मक्खी भिन भिना रही हो। मैंने ऊपर देखा, आसमान में एक ड्रोन उड़ रहा था। एक ड्रोन भारत के एक सुदूर गांव में। मैंने सोचा शायद कोई सेना का ऑपरेशन होगा, लेकिन वह ड्रोन नीचे आया और खेतों के ऊपर मंडराने लगा। मैंने देखा कि उससे कुछ छिड़काव हो रहा था। मैं खेत की मेड़ पर पहुंचा। वहां एक नौजवान खड़ा था जिसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोलर था। उसने धोती और कुर्ता पहना था, लेकिन उसके हाथ में जो तकनीक थी वह अत्याधुनिक थी। मैं उसके पास गया। नमस्ते, मैंने अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा। यह क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते अंकल, यह एग्री ड्रोन है। हम इससे नैनो यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। पहले इसमें पूरा दिन लगता था और पीठ दर्द हो जाता था। अब यह काम 15 मिनट में हो जाता है और खाद भी कम लगती है। मैं हैरान था, लेकिन क्या तुम्हें इसे उड़ाना आता है? क्या यह मुश्किल नहीं है? वह हंसा। अंकल, मैं पास के ITI ET में सीखा हूं। अब तो हमारे गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां, महिलाएं भी ड्रोन दीदी बन गई हैं। वे भी उड़ा लेती हैं। ड्रोन दीदी, यह शब्द मेरे कानों में गूंजने लगा। मैंने लंदन में पढ़ा था कि भारतीय महिलाएं घूंघट में दबी रहती हैं, और यहां वे ड्रोन उड़ा रही थीं, खेतों में क्रांति ला रही थीं। उस लड़के का नाम विक्रम था। उसने मुझे अपने घर आमंत्रित किया। चलिए छाछ पीते हैं, उसने कहा। हम उसके घर की तरफ चले। रास्ते में मैंने देखा कि पक्के मकान बने हुए थे। हर घर के बाहर एक छोटा सा मीटर लगा था, बिजली का मीटर। जिन गांवों को मैं अंधेरे में डूबा हुआ मानता था, वहां बिजली के तार दौड़ रहे थे। विक्रम के घर के आंगन में एक खाट चारपाई बिछी थी। वहां उसके दादाजी बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे।
उनकी उम्र 90 के आसपास होगी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। विक्रम ने परिचय कराया। दादाजी, यह लंदन से आए हैं, हमारे मेहमान हैं। दादाजी ने हुक्का एक तरफ रखा और दोनों हाथ जोड़कर कहा, राम राम साहब, पधारो। मैं खाट पर बैठ गया। थोड़ी देर में विक्रम की मां स्टील के गिलास में ताजी छाछ और घर का बना सफेद मक्खन लेकर आईं। ऐसा स्वागत तो मुझे बकिंघम पैलेस में भी नहीं मिलता। मैंने दादाजी से बात करनी शुरू की। मुझे लगा कि ये पुराने ख्यालों के होंगे। मैंने पूछा, बाबा, दुनिया बदल रही है, आपको नहीं लगता कि खेती में अब कोई भविष्य नहीं है? लोग शहर भाग रहे हैं, मदा चल भाग रहे हैं, मादा चल पाक करनी है। दादाजी ने मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखें किसी गहरे कुएं जैसी शांत थीं। उन्होंने कहा, साहब, शहर में मकान होते हैं, गांव में घर होते हैं। शहर में लोग घड़ी पहनते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं होता। हमारे पास घड़ी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए पूरा समय है। और रही बात खेती की, तो साहब, आप सोना चांदी नहीं खा सकते, कंप्यूटर नहीं खा सकते। पेट भरने के लिए तो अन्न नहीं चाहिए। किसान दुनिया का पेट भरता है, यह सबसे बड़ा धर्म है। उनकी बातों में एक ऐसा दर्शन था जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। तभी विक्रम आया और बोला, दादाजी, अमेरिका वाले चाचा का वीडियो कॉल आया है। दादाजी का चेहरा खिल गया। विक्रम ने एक स्मार्टफोन निकाला। 5 नेटवर्क, गांव के बीचों बीच, जहां मुझे लगा था कि शायद फोन का सिग्नल भी नहीं होगा। वहां दादाजी अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, जो 7 समंदर पार था। और बेटा, ठीक है, खाना खाया? दादाजी ने स्क्रीन पर देखकर पूछा। यह डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर थी। तकनीक ने रिश्तों को खत्म नहीं किया था, बल्कि उन्हें और मजबूत किया था। एक तरफ वे प्राचीन हुक्का पी रहे थे और दूसरी तरफ 5 का इस्तेमाल कर रहे थे। परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम मैंने कहीं नहीं देखा। शाम हो गई थी, सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छा गई थी। मंदिर की घंटी बजी। विक्रम ने कहा, अंकल, चलिए आपको अपनी चौपाल पर ले चलते हैं। गांव की चौपाल, बरगद के पेड़ के नीचे बना एक चबूतरा। वहां गांव के कई लोग जमा थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई राजनीति पर चर्चा कर रहा था। मुझे देखकर सब चुप हो गए, लेकिन विक्रम ने जैसे ही बताया कि मैं मेहमान हूं, सबने मुझे घेर लिया। एक बुजुर्ग ने पूछा, साहब, आपके देश में तो बहुत ठंड पड़ती होगी, वहां खेती कैसे होती है? हम बातें करने लगे। मैंने महसूस किया कि ये लोग अनपढ़ हो सकते हैं। हालांकि उनमें से कई पढ़े लिखे थे, लेकिन वे अज्ञानी नहीं थे। उन्हें पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। वे रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर रहे थे, वे जलवायु परिवर्तन पर चिंतित थे। तभी एक आदमी आया। वह थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने सरपंच गांव के मुखिया से कहा, सरपंच जी, मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, लेकिन फसल का पैसा अभी तक मंडी से नहीं आया। मुझे साहूकार से कर्ज लेना पड़ेगा। मैंने सोचा, अब आएगी असली भारत की तस्वीर, कर्ज, शोषण, गरीबी। लेकिन सरपंच ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। रुक जा रामू, साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने नया ऐप लॉन्च किया है, किसान क्रेडिट कार्ड। मैं अभी तेरा आवेदन कर देता हूं। बैंक से सीधा पैसा तेरे खाते में आएगा। किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। सरपंच ने वहीं बैठे बैठे बरगद के पेड़ के नीचे फोन पर कुछ बटन दबाए। उसने रामू को समझाया, देख, तेरा आधार लिंक है, बस अंगूठा लगा, काम हो जाएगा। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में समस्या का समाधान हो गया। कोई रिश्वत नहीं, कोई दलाल नहीं। मैंने अपनी आंखों के सामने भ्रष्टाचार को खत्म होते देखा। जिस नौकरशाही को भारत की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता था, उसे तकनीक ने अप्रासंगिक बना दिया था। रात को विक्रम के घर पर खाना बना। चूल्हे की रोटी, मक्के की रोटी और सरसों का साग, साथ में गुड़। वह खाना इतना सादा था, लेकिन उसमें स्वाद इतना गहरा था। मैंने एक और खाया और मुझे अपनी मां के हाथ के खाने की याद आ गई। हम छत पर सोए, खुले आसमान के नीचे तारों की चादर बिछी थी। लंदन में प्रकाश प्रदूषण के कारण हमें तारे दिखाई नहीं देते, लेकिन यहां आकाशगंगा साफ दिखाई दे रही थी। सन्नाटा था, लेकिन वह डरावना नहीं था, वह शांतिपूर्ण था। दूर कहीं से किसी के बांसुरी बजाने की आवाज आ रही थी। मैं विक्रम की बगल वाली खाट पर लेटा था। मैंने उससे पूछा, विक्रम, तुम शहर जाकर नौकरी क्यों नहीं करते? तुम पढ़े लिखे हो। विक्रम ने आसमान की ओर देखते हुए जवाब दिया, अंकल, मैं गया था। गुड़गांव में कॉल सेंटर में नौकरी की थी। एसी ऑफिस था,
लेकिन वहां मैं सिर्फ एक मशीन था, एक नंबर था। यहां मैं विक्रम हूं, यह मिट्टी मेरी है, मैं यहां राजा हूं। मैं अपनी मर्जी से जागता हूं, अपनी मर्जी से सोता हूं। और अब तो गांव में भी इंटरनेट है, बिजली है, मैं यहीं से अपना ऑनलाइन बिजनेस भी चलाता हूं। मैं गांव नहीं छोड़ना चाहता अंकल, मैं गांव को ही शहर जैसी सुविधाएं देना चाहता हूं। उसकी बातों ने मुझे निरुत्तर कर दिया। हम पश्चिम के लोग विकास को कंक्रीट के जंगलों से मापते हैं, कितनी ऊंची इमारतें, कितनी कारें। लेकिन भारत विकास की एक नई परिभाषा लिख रहा था, एक ऐसा विकास जहां जड़ों को काटे बिना पेड़ को ऊंचा किया जा सकता है। मैं उस रात बहुत गहरी नींद सोया, ऐसी नींद जो मुझे पिछले 30 सालों में कभी नहीं आई थी। मुझे कोई डर नहीं था। मुझे पता था कि अगर रात को मुझे कुछ हो गया तो यह पूरा गांव मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। यहां मैं अजनबी नहीं था, मैं मेहमान था। अगली सुबह मेरी आंखें चिड़ियों की चहचहाहट से खुली। न कोई अलार्म, न गाड़ियों का शोर। मैंने देखा कि विक्रम तैयार हो रहा था। कहां जा रहे हो? मैंने पूछा। अंकल, आज संडे है, हम पास के कस्बे में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। एक एनजीओ है, आप चलेंगे? मैं तुरंत तैयार हो गया। मुझे देखना था कि भारत का भविष्य कैसा आकार ले रहा है। हमने विक्रम की मोटरसाइकिल ली और चल पड़े। हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, खेतों की महक, गीली मिट्टी की खुशबू। हम एक पुराने से भवन में पहुंचे। वहां करीब 50-60 बच्चे बैठे थे। उनके कपड़े साधारण थे, कईयों के पैरों में चप्पल भी नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक भूख थी, सीखने की भूख। विक्रम ने मुझे उनसे मिलाया। बच्चों, यह लंदन से आए हैं, बड़े प्रोफेसर हैं। बच्चे खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर, एक साथ आवाज गूंजी। मैंने उनसे बात करनी शुरू की। मैंने एक छोटी बच्ची से पूछा, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मुझे उम्मीद थी कि वह कहेगी डॉक्टर या टीचर, लेकिन उसने जो कहा उसने मुझे हिला दिया। उसने कहा, सर, मैं इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहती हूं। मुझे चंद्रयान 4 को चांद पर भेजना है। इसरो, एक गांव की लड़की जिसके पास शायद जूते नहीं हैं, वह अंतरिक्ष के सपने देख रही थी, और यह सपना खोखला नहीं था। उसने मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक रॉकेट का डायग्राम बनाकर दिखाया। उसे न्यूटन के नियम पता थे, उसे पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी के बारे में पता था। तुम्हें यह सब किसने सिखाया? मैंने हैरान होकर पूछा। उसने कोने में रखे एक पुराने से लैपटॉप की तरफ इशारा किया। यूट्यूब से सर, खान सर के वीडियो से और अलग सर से। इंटरनेट ने हमें दुनिया से जोड़ दिया है सर, अब हम किसी से पीछे नहीं हैं। उस पल मुझे महसूस हुआ कि भारत सो नहीं रहा है, भारत जाग चुका है। और यह जो ऊर्जा है, यह जो महत्वाकांक्षा है, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पश्चिम के लोग सोचते हैं कि भारत सस्ते मजदूरों का देश है, वे गलत हैं। भारत आने वाले कल के नेताओं, वैज्ञानिकों और विचारकों का देश है। क्लास खत्म होने के बाद मैं बाहर आया। मेरी नजर एक दीवार पर पड़ी जिस पर भारत का नक्शा बना था और उसके नीचे लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैंने विक्रम से पूछा, इसका क्या मतलब है? विक्रम ने गर्व से सीना चौड़ा करके कहा, अंकल, इसका मतलब है पूरी दुनिया में सबसे अच्छा देश हमारा हिंदुस्तान है। पहले अगर मैंने यह सुना होता तो मैं इसे अंधराष्ट्रवाद कहकर खारिज कर देता, लेकिन आज इस गांव की धूल, इस छबील के पानी और इन बच्चों के सपनों को देखने के बाद मुझे लगा कि शायद यह सच है। लेकिन मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे भारत के एक और पहलू को देखना था, आध्यात्म। लोग कहते हैं भारत संपेरों और साधुओं का देश है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? मुझे पता चला कि पास ही नदी के किनारे कुंभ का एक छोटा स्नान चल रहा है। लाखों लोग वहां होंगे। एक प्रोफेसर के तौर पर भीड़ मुझे हमेशा डराती थी, महामारी, भगदड़, गंदगी। लेकिन अब मैं तैयार था। मैं उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि वह कौन सी शक्ति है जो करोड़ लोगों को एक नदी के किनारे खींच लाती है। मैंने विक्रम से कहा, मुझे गंगा किनारे ले चलो। विज्ञान कहता है कि पानी सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। मैंने पूरी जिंदगी यही पढ़ाया, लेकिन जब मैं बनारस के घाट पर खड़ा था और मेरे सामने गंगा बह रही थी, तो मेरे विज्ञान के सारे सूत्र बिखर रहे थे। पश्चिमी मीडिया में मैंने गंगा की जो तस्वीरें देखी थीं, वे गंदगी और प्रदूषण की थीं। मुझे बताया गया था कि यह अंधविश्वास की नदी है, जहां लोग गंदे पानी में नहाते हैं और बीमार पड़ते हैं। मैं वहां अपनी नाक पर रुमाल रखकर गया था, यह सोचकर कि बदबू बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन वहां पहुंचकर मुझे जो महसूस हुआ
वह बदबू नहीं थी, वह चंदन और धूप की सुगंध थी, वह फूलों की महक थी, और सबसे बढ़कर वह एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे कोई भी मशीन माप नहीं सकती। मैं दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। शाम होने वाली थी। मेरे चारों तरफ हजारों लोग थे। कोई तमिलनाडु से था, कोई बंगाल से, कोई गुजरात से। भाषाएं अलग थीं, पहनावा अलग था, लेकिन सबकी आंखों में एक ही प्यास थी, मां गंगा के दर्शन की प्यास। मां, मैंने सोचा, एक नदी को मां कैसे कह सकते हैं? यह तो सिर्फ बहता हुआ पानी है। तभी मेरे पास एक साधु आकर बैठ गए। उनके शरीर पर राख लिपट्टी थी, बाल जटाओं में बंधे थे और आंखों में एक अजीब सी मस्ती थी। लंदन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मेरे पास बैठता तो मैं पुलिस बुला लेता, लेकिन यहां उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना किसी भूमिका के बोले, क्या ढूंढ रहे हो विदेशी बाबू? पानी में बैक्टीरिया ढूंढ रहे हो या अमृत? मैं चौंक गया। अमृत? मैंने पूछा। बाबा, यह तो बस पानी है और वैज्ञानिक रूप से यह बहुत साफ भी नहीं है। साधु जोर से हंसे। उनकी हंसी में एक बच्चे जैसी मासूमियत थी। यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम लोग आंखों से देखते हो, हम दिल से देखते हैं। यह पानी नहीं है, यह इस देश का रक्त है, यह बहता है, इसीलिए भारत जिंदा है। तुम इसमें गंदगी देखते हो क्योंकि तुम शरीर को देखते हो। हम इसमें पवित्रता देखते हैं क्योंकि हम आत्मा को देखते हैं। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया और मेरे हाथ पर छिड़क दिया। इसे महसूस करो, यह सिर्फ गीला नहीं करता, यह पाप धोता है। मैंने उस जल को अपने माथे से लगाया। वह ठंडा था और सच कहूं तो उस पल, उस भीड़ और शोर के बीच मेरे मन में एक अजीब सी शांति उतर गई, जैसे किसी ने शोरगुल वाले कमरे का दरवाजा बंद कर दिया हो। तभी घाट पर हलचल शुरू हुई। शाम की आरती का समय हो गया था। मैंने सुना था कि यह एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन जो मैंने देखा वह कोई अनुष्ठान नहीं था, वह ब्रह्मांड का एक नृत्य था। 7 पुजारी रेशमी वस्त्र पहने, बड़े बड़े पीतल के दीपकों आरती को लेकर खड़े हुए। शंख की ध्वनि गूंजी। वह आवाज इतनी गहरी थी कि उसने मेरे अंदर के हर डर को कंपा दिया। और फिर मंत्रोच्चार शुरू हुआ। हर हर गंगे। हजारों कंठों से एक साथ यह स्वर फूटा। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, वह दृश्य जादुई हो गया। आग की लपटें, मंत्रों की लय और घंटियों की आवाज, सब कुछ एक लय में था। मैंने देखा कि हजारों लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे, वे भक्ति के आंसू थे। मेरे बगल में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो शायद बहुत गरीब थी। उसने एक छोटा सा दिया, मिट्टी का दीपक और कुछ फूल खरीदे। उसने कांपते हाथों से उस दिए को नदी में प्रवाहित किया। वह दिया लहरों पर तैरता हुआ आगे बढ़ा, अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की तरह। मैंने उससे पूछा, अम्मा, तुमने यह क्यों किया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे पति पिछले साल गुजर गए। यह रोशनी उनके लिए है ताकि उनका रास्ता अंधेरा ना हो। मैं उस दिए को दूर जाते देखता रहा। वह सिर्फ एक दिया नहीं था, वह एक पत्नी का प्रेम था, एक विश्वास था कि मृत्यु अंत नहीं है। पश्चिम में हम मृत्यु से डरते हैं, हम उसे छिपाते हैं, लेकिन यहां बनारस में मणिकर्णिका घाट पर चिताएं जल रही थीं और बगल में ही जीवन का उत्सव चल रहा था। यहां मृत्यु डरावनी नहीं थी, यहां मृत्यु मोक्ष थी, मुक्ति थी। मैंने एक नाव किराए पर ली। नाविक का नाम राम सहाय था, एक साधारण सा आदमी। मैंने उससे पूछा, राम सहाय, तुम रोज शवों को जलते देखते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें नहीं लगता कि जीवन व्यर्थ है? राम सहाय ने चप्पू चलाया और पानी को काटते हुए कहा, साहब, डर किस बात का? जो आया है वो जाएगा। यह शरीर तो किराए का मकान है, खाली तो करना ही पड़ेगा। गंगा मैया की गोद में प्राण त्यागना, यह तो सौभाग्य है। हम डरते नहीं साहब, हम तो उत्सव मनाते हैं कि आत्मा अपने असली घर जा रही है। उस अनपढ़ नाविक ने 2 वाक्यों में मुझे वह दर्शन समझा दिया जिसे समझने में प्लेटो और सुकरात को जिंदगी लग गई। नाव बीच नदी में पहुंची। वहां सन्नाटा था, सिर्फ पानी के टकराने की आवाज थी। मैंने आकाश की ओर देखा। वही तारे जो गांव में दिखे थे यहां भी थे, लेकिन यहां उनका प्रतिबिंब गंगा में भी था। ऊपर भी आकाश, नीचे भी आकाश। मुझे अचानक एहसास हुआ कि भारत कोई देश नहीं है, भारत एक अनुभव है। आप भारत को आंकड़ों में नहीं समझ सकते। जीडीपी, जनसंख्या, साक्षरता दर, ये सब बेकार हैं। भारत को समझने के लिए आपको डूबना होगा। मैंने अपनी जेब से अपना नोटपैड निकाला। मैंने लिखा,
विज्ञान जवाब देता है कि कैसे, लेकिन आध्यात्म जवाब देता है कि क्यों। पश्चिम के पास कैसे का जवाब है, लेकिन भारत के पास क्यों का जवाब है। आरती खत्म हो चुकी थी, लोग अपने घरों को जा रहे थे, भीड़ छंट रही थी, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं थी। लाखों लोग एक साथ निकल रहे थे, एक अदृश्य अनुशासन के साथ। मैंने लंदन के फुटबॉल मैच के बाद की भीड़ देखी है, जहां अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, शराब के नशे में लोग तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन यहां लोग एक दूसरे को रास्ता दे रहे थे। कोई किसी का पैर छू रहा था, कोई जय श्री राम बोल रहा था। यह भीड़ नहीं थी, यह एक परिवार था, एक 140 करोड़ लोगों का परिवार। अगली सुबह मुझे कुंभ के मेले में जाना था, दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा प्रयागराज। मुझे लगा था कि बनारस ही शिखर है, लेकिन प्रयागराज में जो मैंने देखा उसने मेरी चेतना को विस्तार दे दिया। संगम, 3 नदियों का मिलन, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। वहां रेत के मैदान पर मीलों दूर तक तंबू लगे थे। यह एक अस्थायी शहर था जो कुछ ही दिनों में बसाया गया था और कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। मैं वहां गया। वहां नागा साधु थे, गृहस्थ थे, विदेशी थे और वैज्ञानिक भी थे। मैंने एक डॉक्टर को देखा जो अमेरिका से आया था और यहां फ्री मेडिकल कैंप लगा रहा था। मैंने उससे पूछा, डॉक्टर, आप वहां लाखों कमाते हैं, यहां धूल और गर्मी में क्यों? उसने कहा, प्रोफेसर, वहां मैं डॉलर कमाता हूं, यहां मैं सुकून कमाता हूं। जब मैं किसी गरीब बूढ़े का इलाज करता हूं और वह मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है, तो वह दौलत दुनिया के किसी बैंक में जमा नहीं हो सकती। सुकून, यह शब्द बार बार आ रहा था। शांति। मैंने भी संगम में डुबकी लगाने का फैसला किया। पानी ठंडा था। जैसे ही मैंने डुबकी लगाई और बाहर निकला, मैंने एक अजीब सा हल्कापन महसूस किया, जैसे मेरे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मेरे पूर्वाग्रहों का बोझ, मेरे अहंकार का बोझ। नदी से बाहर निकलकर मैं रेत पर बैठ गया, गीले कपड़ों में। सूरज निकल रहा था, धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और पहली बार 60 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं शुद्ध हूं। तभी मेरे पास एक छोटा बच्चा आया। वह गुब्बारे बेच रहा था। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ऐसी थी जैसे वह दुनिया का सबसे अमीर बच्चा हो। गुब्बारा लोगे साहब? उसने पूछा। मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। वह जाने लगा, फिर रुका। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी मिठाई निकाली। प्रसाद लोगे साहब? हनुमान जी का है। उसने मुझे बेचने की कोशिश की। मैंने मना किया, लेकिन उसने मुझे देने की कोशिश की। एक गरीब बच्चा एक अमीर विदेशी को मुफ्त में कुछ दे रहा था। मैंने वह प्रसाद ले लिया। मैंने उसे 500 रुपये का नोट देने की कोशिश की। उसने मना कर दिया। प्रसाद के पैसे नहीं लेते साहब, पाप लगता है। वह हंसता हुआ भाग गया। मैं हाथ में 500 का नोट लिए खड़ा रह गया। उस नोट की कोई कीमत नहीं थी उस बच्चे के उसूलों के सामने। यह देश मिट्टी का बना है, लेकिन इसके लोग सोने के बने हैं। यहाँ का गरीब भी दिल का राजा है। और हम पश्चिम के लोग, हम महलों में रहते हैं, लेकिन हमारे दिल गरीब हैं। हम हर चीज की कीमत जानते हैं, लेकिन किसी चीज का महत्व, वैल्यू नहीं जानते। मैं वापस अपने होटल लौट रहा था। मेरा सफर खत्म होने वाला था। कल मेरी वापसी की उड़ान थी, लेकिन मेरे पैर भारी हो रहे थे। मैं जाना नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपना घर छोड़कर किसी परदेश जा रहा हूं। होटल के कमरे में मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया। वही सूटकेस जिसे मैं डर के साथ लाया था, अब वह यादों से भर गया था। मैंने एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति खरीदी थी, विघ्नहर्ता, बाधाओं को हरने वाले। मैंने अपने दोस्त माइक को वीडियो कॉल किया। माइक ऑक्सफोर्ड में था। हे विलियम, क्या हाल है? जिंदा हो? कोई बीमारी तो नहीं लगी? माइक ने मजाक में पूछा। मैं हंसा नहीं, मैं गंभीर था। माइक, मैंने कहा, मैं जिंदा नहीं था, मैं अब जिंदा हुआ हूं। बीमारी मुझे नहीं लगी थी, बीमारी हमें लगी है। हमारे समाज को, अकेलेपन की बीमारी, अविश्वास की बीमारी। माइक चुप हो गया। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि हमें भारत से सीखना होगा, नहीं तो हमारी सभ्यता जो मशीनों पर टिकी है, एक दिन बिना रूह के मशीन बनकर रह जाएगी। भारत ने आत्मा को बचा कर रखा है, और यकीन मानो माइक, भविष्य मशीनों का नहीं, भविष्य उसी आत्मा का है। मैंने फोन रख दिया। मैं बालकनी में गया। दिल्ली की रोशनी टिमटिमा रही थी। मुझे लगा जैसे पूरा देश मुझे विदाई दे रहा है, लेकिन कहानी का असली अंत अभी बाकी था। मुझे लंदन वापस जाकर उस दुनिया का सामना करना था जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। मुझे अपनी बेटी को बताना था, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी को बताना था,
और सबसे बढ़कर मुझे खुद को साबित करना था कि यह सपना नहीं था। क्या लंदन मेरी बातों पर विश्वास करेगा या वे मुझे पागल समझेंगे? क्या वे मानेंगे कि एक देश जहां गाय सड़कों पर घूमती हैं, वही देश दुनिया को जीने का रास्ता दिखा सकता है? यह लड़ाई अभी बाकी थी और मैं इसके लिए तैयार था, क्योंकि अब मेरे साथ ऑक्सफोर्ड का ज्ञान नहीं बल्कि गंगा का आशीर्वाद था। विमान के पहियों ने जैसे ही लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे की जमीन को दुआ, मुझे एक झटका लगा। यह झटका लैंडिंग का नहीं था, यह झटका हकीकत में वापस आने का था। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। लंदन का आसमान हमेशा की तरह ग्रे स्लेटी था। सूरज बादलों के पीछे कहीं छुपा था। दिल्ली की वह सुनहरी धूप, वह रंगीन आसमान, सब कुछ अब बस एक याद बनकर रह गया था। मैं टर्मिनल की तरफ बढ़ा, वही हीथ्रो एयरपोर्ट जिसे दुनिया के सबसे व्यस्त और आधुनिक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। लेकिन आज मुझे यह जगह बेजान लग रही थी। लोग भाग रहे थे, सबके चेहरों पर तनाव था, कोई किसी को देख नहीं रहा था। किसी की आंखों में वह चमक नहीं थी जो मैंने उस रिक्शा वाले की आंखों में देखी थी। जैसे ही मैं बैगेज बेल्ट के पास खड़ा हुआ, मेरा हाथ अपने आप मेरे लैपटॉप बैग पर कस गया। मैंने अपनी जेब टटोली की वॉलेट है या नहीं। यह एक अनैच्छिक क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन थी। मैं चौंक गया। भारत में भीड़ भाड़ वाली मुंबई लोकल में, मेलों में मैंने अपना बैग खुला छोड़ दिया था और मुझे डर नहीं लगा। और यहां अपने ही देश में, अपनी ही पुलिस के बीच मैं डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यहां अगर मेरा सामान चोरी हुआ तो कोई मेरे पीछे दौड़कर वापस देने नहीं आएगा। यहां कोई यह नहीं कहेगा कि अतिथि भगवान होता है। यहां नियम है, कानून है, लेकिन धर्म नहीं है। मैं टैक्सी में बैठा। ड्राइवर ने मुझसे बात नहीं की, मैंने भी उससे बात नहीं की। एक कांच की दीवार थी हमारे बीच, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मुझे उस दिल्ली वाले ड्राइवर की याद आई जिसने मुझे अपने घर की कहानियां सुनाई थीं। हम पश्चिमी लोग इसे निजता, प्राइवेसी कहते हैं, लेकिन आज मुझे यह अकेलापन लग रहा था। अगले दिन मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। ऑक्सफोर्ड, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, वह जगह जहां मैंने 30 साल पढ़ाए, जहां मैंने हजारों छात्रों को बताया कि सभ्यता क्या होती है। ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। मेरे छात्र, मेरे साथी प्रोफेसर, डीन सब वहां थे। वे मेरी नई रिसर्च सुनने आए थे। वे सुनने आए थे कि कैसे भारत एक असफल राष्ट्र है, कैसे वहां अराजकता है। मैं मंच पर चढ़ा। मेरे हाथ में मेरा भाषण था जो मैंने लंदन आते ही लिखा था। लेकिन जैसे ही मैं पोडियम मंच के पास पहुंचा, मेरे हाथ रुक गए। मैंने सामने बैठे सैकड़ों चेहरों को देखा। वे सब बुद्धिमान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्हें सच नहीं पता था। उन्हें सिर्फ वही पता था जो उन्होंने BBC या CNN पर देखा था। मैंने अपना लिखा हुआ भाषण फाड़ दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। प्रोफेसर विलियम क्या कर रहे हैं? मैंने माइक को थोड़ा पास किया और गहरी सांस ली। देवियों और सज्जनों, मैंने कहा। मेरी आवाज गूंज रही थी। मैं वहां गया था यह साबित करने के लिए कि भारत एक भ्रम है। मैं वहां गया था गंदगी, गरीबी और अव्यवस्था का दस्तावेजीकरण करने, लेकिन मैं असफल रहा। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। हां, मैं असफल रहा। मैंने अपनी आवाज ऊंची की, क्योंकि जिसे मैं अव्यवस्था समझ रहा था वह दरअसल एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे समझने के लिए पश्चिमी दिमाग काफी नहीं है। हम मशीनों पर भरोसा करते हैं, वे इंसानों पर भरोसा करते हैं। हम अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट पर जीते हैं, वे संबंध, रिलेशन पर जीते हैं। मैंने स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई। वह तस्वीर ताजमहल की नहीं थी, न ही किसी महल की। वह तस्वीर थी उस विक्रम की जो खेत में खड़ा होकर ड्रोन उड़ा रहा था। आप इस लड़के को देखिए, इसने ऑक्सफोर्ड से डिग्री नहीं ली है। यह धोती कुर्ता पहनता है, लेकिन यह अपने खेत में बैठकर वह तकनीक इस्तेमाल कर रहा है जो हमारे किसान सोच भी नहीं सकते। और यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह स्वतंत्रता है। फिर मैंने दूसरी तस्वीर दिखाई। वह बनारस के उस नाविक की थी। इस आदमी के पास बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन इसके पास जो शांति है उसे खरीदने के लिए हमारे अरबपति लाइन में खड़े हैं। हम डिप्रेशन, तनाव की गोलियां खाते हैं और वे गंगा के पानी से अपनी आत्मा का इलाज करते हैं। हॉल में अब पिन ड्रॉप साइलेंस था। किसी की सांस लेने की आवाज भी नहीं आ रही थी। हम कहते हैं भारत गरीब है। किस आधार पर? GDP, प्रति व्यक्ति आय? चलिए मैं आपको अमीरी की नई परिभाषा देता हूं। अमीरी वह नहीं है कि आप अपने लिए क्या खरीद सकते हैं। अमीरी वह है कि आप दूसरों के लिए क्या छोड़ सकते हैं। उस गरीब औरत ने
जिसने नाली में गिरा सिक्का भी धोकर रख दिया ताकि किसी और के काम आए, वह हम सबसे ज्यादा अमीर है। वह रिक्शा वाला जिसने मेरा वॉलेट लौटाया, वह किसी भी बैंकर से ज्यादा अमीर है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भावुक हो रहा था। पिछले 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। हमने सोचा हम उन्हें सभ्य बना रहे हैं, हम उन्हें रेलवे दे रहे हैं, अंग्रेजी सिखा रहे हैं। कितना अहंकार था हम में। आज मुझे एहसास हुआ कि हम गलत थे। हम उन्हें सिखाने नहीं गए थे, हमें उनसे सीखने जाना चाहिए था। हमने उनके हीरे चुराए, उनका सोना चुराया। कोहिनूर हमारे म्यूजियम में है, लेकिन हम उनकी असली दौलत नहीं चुरा पाए। उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनका लचीलापन, रेजिलियंस। मैंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगली सदी अमेरिका की नहीं है, चीन की भी नहीं है, अगली सदी भारत की है। इसलिए नहीं कि उनके पास हथियार हैं या पैसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब पूरी दुनिया नफरत और स्वार्थ की आग में जल रही होगी, तो सिर्फ भारत ही वह देश होगा जिसके पास मानवता का पानी होगा उस आग को बुझाने के लिए। वह विश्व गुरु था और वह दोबारा विश्व गुरु बन रहा है। मैं मंच से नीचे उतर गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा और फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से छत हिलने लगी। यह तालियां मेरे लिए नहीं थीं, यह उस सच के लिए थीं जिसे मैंने बयां किया था। यह भारत के लिए थीं। उस शाम मैं घर पहुंचा। मेरी बेटी एमिली मेरा इंतजार कर रही थी। वह 10 साल की है। उसने दौड़कर मुझे गले लगा लिया। डैडी, आप वापस आ गए, मेरे लिए क्या लाए? मैंने अपना सूटकेस खोला। उसमें से मैंने वह छोटी सी गणेश जी की मूर्ति और बनारस की एक साड़ी निकाली। यह क्या है डैडी? उसने पूछा। मैंने उसे अपनी गोद में बैठाया। एमिली, यह एक ऐसे देश की निशानी है जो जादू से भरा है। असली जादू, हैरी पॉटर वाला जादू नहीं, प्यार का जादू। एमिली ने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा। क्या हम वहां जा सकते हैं डैडी? हाँ बेटा, मैंने कहा, हम जरूर जाएंगे। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा, पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और यह सीखो कि कैसे कम में भी खुश रहा जा सकता है, कैसे अजनबियों को परिवार माना जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम उस मिट्टी को अपने पैरों में महसूस करो। मैं खिड़की के पास गया और लंदन के आसमान को देखा। रात हो चुकी थी, तारे वहां भी थे लेकिन धुंधले थे। मैंने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, मैं विलियम हैरिस, एक अंग्रेज, आज अपनी पहचान बदल रहा हूं। मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है लेकिन मेरा दिल अब भारतीय है। मुझे भारत मत बुलाओ, मुझे अपने घर बुलाओ, क्योंकि अब मुझे पता चला है कि घर वह नहीं होता जहां मकान होता है, घर वह होता है जहां सुकून होता है। और मेरा सुकून वहां, उन धूल भरी सड़कों पर, उन मंदिरों की घंटियों में और उन करोड़ों लोगों की मुस्कान में है। जय हिंद, नमस्ते।